हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डी लैच के बारे में पढ़ेंगे। एस आर लैच पे ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर्स लिए हैं। ठीक है, एस आर लैच पे 5 लेक्चर्स लिए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, क्योंकि जो डी लैच है वो एस आर लैच से ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके एस आर लैच के कंसेप्ट क्लियर है तो डी लैच आपको बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एस आर लैच का लॉजिकल डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, मतलब डब्बा 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 स्टाइल है ना, डब्बा बना देंगे। ये एस, ये आर, ये क्यू और ये क्यू बार। ठीक है, दिस इज योर एस, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर क्यू। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार। ठीक है, तो अब ये जो डब्बा आपने बनाया है ये एस आर लैच का, ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो आपकी मर्जी है। नॉर क्रॉस कपल नॉर गेट से बना लो या नैंड गेट से बना लो, है ना। नॉर से जैसे याद है ना आपको, मेरे ख्याल बार बार बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी वही बात है, कुछ कुछ बताना पड़ जाता है मुझे। कोई कोई नया स्टूडेंट होगा जिसको डाउट आ सकता है। तो ये है जी एस आर लैच, नॉर की हेल्प से। नीचे एस ऊपर आर। नैंड से भी बना सकते हो, है ना। अब वही बात है, चलो 2 मिनट लगेंगे। मैं बार बार सर्किट बना रहा हूँ ना, आप भी बनाओ। ठीक है, तो माइंड में चीजें फिट रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, तो ये गेटेड एस आर लैच मैंने ऐसे बना करके दिखाया था, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया। तो जैसे भी इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है कि एस आर लैच मैंने ऐसे डब्बा दिखा दिया। अब ये डब्बे के अंदर क्या है वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसको इम्प्लीमेंट करो, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द बेसिक फैक्ट इज कि ये एस आर लैच है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये इनपुट लेता हूँ, इसको नॉट करके आर में घुसा देता हूँ, और ये जो नया इनपुट हुआ इसको मैं डी नाम दे दूंगा। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास डी लैच। समझ में आ गया। तो डी लैच में क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एस को नॉट करके आर में घुसा देना है। मतलब अगर इसकी हेल्प से शो करने की कोशिश करूं मैं, तो इस सर्किट में मैं कैसे दिखाऊंगा, ये हमारा एस था ना, इसको नॉट में डालो और ऐसे डाल दो, तो ये हो गया जी हमारे पास डी इनपुट। क्या है, और दूसरा अगर इसमें दिखाना चाहते हो तो मैं क्या बोलूंगा, आप ये एस था ना ऊपर वाला, तो इसको नॉट करना और इधर घुसा देना। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास डी इनपुट। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, इतना आसान है। तो अब देखो भाई, अगर हम इसकी फंक्शन टेबल बनाना चाहे तो कैसे नजर आएगी वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बहुत आसान है ना, एक झटके में आप पकड़ोगे। देखो भाई, डी एन और क्यू एन प्लस वन, ऐसे हम सोच लेते हैं। ठीक है, तो एन टाइम पे इनपुट दिया और एन प्लस वन पे आपको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि इन गेट्स की कुछ ना कुछ डिले तो होंगे, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर मैंने डी की वैल्यू वन दे दी तो इसका मतलब क्या होगा, देखो भाई, मैंने अगर डी की वैल्यू वन दी तो मतलब एस की वैल्यू वन गई, आर की वैल्यू जीरो गई। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है पुराना आउटपुट क्या था क्या नहीं था, मैं चुपचाप से बोलूंगा क्यू एन प्लस वन विल बी वन, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैंने डी की वैल्यू यहाँ पे जीरो सप्लाई कर दी तो क्या होगा जी, एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो। कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने डी की वैल्यू जीरो सप्लाई कर दी। अगर आपने डी की वैल्यू जीरो सप्लाई कर दी तो यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे वन आएगा, नॉट होके जा रहा है ना, इसलिए तो एस इज जीरो, आर इज वन, आपको पता ही है। आउटपुट हमारा जीरो आना ही आना है। जब डी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तो आउटपुट हमारा जीरो आएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो जैसा आप डी दोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर डी वन है तो आउटपुट वन है, डी जीरो है तो हमारा आउटपुट जीरो है। तो इसलिए अब आप समझ पा रहे होगे डी मतलब क्या है, डेटा। ठीक है, जो डी फ्लिप फ्लॉप है, जो डी लैच हम बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप तो हम आगे देखेंगे, डी लैच की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो डी लैच में जो डी का मतलब है वो डेटा है। ठीक है, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, जैसा डेटा दोगे वैसा स्टोर हो जाएगा, है ना। अब इसकी जरूरत ही क्या पड़ी, आपको ये समझ में आ रहा होगा देखते ही। एस आर लैच में क्या दिक्कत थी आपको, देखो है तो ये सारे 1 बिट मेमोरी सेल, एक एक बिट को स्टोर करने के काम आते हैं। तो एस आर लैच में क्या दिक्कत थी, एस और आर आपको दो इनपुट देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, समझ रहे हो। ये देखो भाई, अगर आपको याद आ रहा है, ये देखो एस एन आर, मैं बार बार बना रहा हूँ, आप भी बार बार बनाते रहो, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे, नहीं समझ लो ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी अगर नहीं आती ढंग से तो आप वर्ड्स कैसे बनाओगे, और वर्ड्स नहीं आते तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। तो वही बात है भाई, ये सारा ए बी सी डी चल रहा है, अगर ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया, आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ गया ना, तो काउंटर्स का टॉपिक जो आगे आने वाला है वो बहुत आसान लगेगा आपको। नहीं तो बहुत परेशान होगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत महसूस होती है काउंटर्स में, क्योंकि ये सब चीजें उनको आती नहीं होती। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ बार बार, आप भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट लगेंगे बस, है ना। जीरो जीरो में क्यू एन, जीरो वन में जीरो, वन जीरो में वन, और यहाँ पे ये हमारे को अलाउड नहीं था, है ना, अगर हम रखेंगे तो प्रॉब्लम महसूस करते थे इसमें।
क्योंकि नेक्स्ट फिर आउटपुट नहीं पता लगता था। याद आ रहा होगा सबको, कह रहे हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे इसमें। अच्छा जी, तो मेन बात क्या है कि जब हमने ये दोनों यू कैन से जीरो सप्लाई किए थे तो क्यू एन जीरो वन पे जीरो था। तो अब आप ये देखो, जब आपको जीरो स्टोर करवाना है मेमोरी में, या यू कैन से वन बिट मेमोरी सेल है ये, तो वन बिट मेमोरी सेल में आपको जीरो स्टोर करवाना है, तो उसके चक्कर में आपको दो इनपुट देने पड़ रहे हैं। ये अजीब नहीं है क्या बात? एस को जीरो देना पड़ रहा है, आर को वन देना पड़ रहा है, उसके बाद जाकर के जीरो स्टोर होगा। और अगर आपको वन स्टोर करवाना है मेमोरी में, तो आपको एस को वन देना पड़ेगा, आर को जीरो देना पड़ेगा। दो दो इनपुट क्यों दूं? मैं तो एक ही इनपुट दूं और उससे काम होना चाहिए ना मेरा, तो वही डी की हेल्प मिल रही है। अब आपने वन अगर इनपुट किया तो वन स्टोर हो जाएगा, और अगर आपने जीरो इनपुट करा तो जीरो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है, इसलिए हमने ये डी लैच बनाया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि दो दो इनपुट दे करके हम एक बिट को स्टोर करवा पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही इनपुट दूं और उसी से मेरी एक बिट स्टोर हो जाए, जैसा इनपुट दो वैसा स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमने ये डी लैच बना रखा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, और मोर ओवर इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि जब एस और आर जब दोनों वन हो जाते थे तो प्रॉब्लम शुरू होती थी ना। तो एस और आर कभी वन होने ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नोट करके मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, वो प्रॉब्लम भी हमने काफी हद तक सॉल्व कर ली। अच्छा, एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है आपका, आई थिंक गेट 2004 में पुट हुआ था। ठीक है, मैं उसको अलग स्लाइड पे दिखाता हूँ। ओके, मेरे मन में आ रहा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा इसको, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गेट 2004 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वो कह रहा है सिंपली कि हमने ना क्रॉस कपल्ड, आप देख लेना पूरा क्वेश्चन, क्रॉस कपल्ड नैंड गेट की हेल्प से ना हमने एसआर लैच को इम्प्लीमेंट किया। अब एसआर लैच बनाने के बहुत तरीके हैं, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने 5 लेक्चर लिए एसआर लैच पे, तो बहुत तरीके हैं उसको बनाने के। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमने क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से एसआर लैच बनाया। क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से मतलब ऐसे। ठीक है, हाँ जी। और अब आपको क्या कहा जा रहा है कि जब एस और आर दोनों वन होंगे, एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन, जब एस और आर दोनों वन होंगे तो आपको बताना है कि आउटपुट क्या नजर आएगा। ठीक है, हमारे को पता है कि एस और आर दोनों वन नहीं हो सकते, तो अगर आपने एस और आर को दोनों को वन फिक्स करने की कोशिश करी तो क्या प्रॉब्लम महसूस होगी वो हमारे को बताना है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, ये क्यू होता था, ये क्यू बार होता था, ऊपर एस बार होता था, नीचे आर बार होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो इनपुट है दिस इज योर एस बार, और ये जो इनपुट है दिस इज योर आर बार। ओके, और इन्होंने क्या कहा है कि एस और आर को आपने वन फिक्स करा। अगर एस और आर दोनों को वन फिक्स करा है तो एस बार की वैल्यू क्या होगी, होगी जी जीरो, और आर बार की वैल्यू क्या होगी, होगी जीरो। अब क्योंकि एस बार हमारा जीरो है, तो मैं क्या बोलूंगा, नैंड गेट में एक इनपुट मेरा जीरो फिक्स है। अगर नैंड गेट में एक भी इनपुट मेरा जीरो फिक्स है तो मेरे को दूसरे इनपुट से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आउटपुट वन आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और यहाँ पे देखो भाई, आर बार की वैल्यू जीरो, तो नैंड में एक इनपुट जीरो फिक्स है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, आउटपुट वन आना ही आना, दैट इज फॉर श्योर। तो दोनों वन हो जाएंगे, क्यू और क्यू बार दोनों वन हो जाएंगे, और हमने बोलता कि ये चीज अलाउड नहीं है। तो यही दोनों ऑप्शन थे आपके पास, है ना? आपको प्रॉपरली बताया गया था कि क्यू इज इक्वल टू क्यू बार इज इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना? और फिर ऑप्शन था क्यू इज इक्वल टू वन होगा, क्यू बार इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यू बार इज इक्वल टू वन होगा, और नॉट अलाउड। नहीं, इन्होंने बोला था इन इन इनडिटर्मिनेंट, 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 है ना? तो मतलब आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था। आप बोलोगे कि सर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वैल्यू एंड सो। नहीं, महा बकवास बात है, डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं भाई, आपके सामने वैल्यू है, दोनों वन आए हैं, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, दोनों वन नहीं आ रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इन दोनों को वन सेट करूंगा ना, तब प्रॉब्लम होगी। मतलब एस और आर को दोनों को मैं जीरो कर दूंगा, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली एस बार वन हो जाएगा, आर बार वन हो जाएगा, तब सारी टेंशन शुरू हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट ऑप्शन नहीं है भाई। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। डिटरमाइन तो कर सकते हैं, मैंने वैल्यू निकाल करके आपको दिखा दी, दोनों वन आएंगे। ऐसे अगर दोनों नॉर गेट से बनाए होते, मैंने क्रॉस कपल नॉर गेट से, तो दोनों के दोनों जीरो हो जाते। तो ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आप कल को आ सकता है ये, क्यू और क्यू बार दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर वो सीधा बोलेगा कि हमने एस आर लैच को इंप्लीमेंट किया क्रॉस कपल नॉर गेट से, और हमने एस और आर की वैल्यू को हमने वन सेट किया, तो क्या आउटपुट आएगा? तो आप बोल के आओगे दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पे टिक लगाऊंगा, ये ऑप्शन पे क्यू और क्यू बार दोनों वन है। इनडिटर्मिनेट मत बोल देना। ठीक है, इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं भाई, मैंने डिटरमाइन करके दिखाया नहीं क्या आपको? ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे होता कि नॉट अलाउड वाला ऑप्शन होता तो शायद मैं उस पर टिक लगा सकता था। नॉट अलाउड तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब अलाउड नहीं है ये चीज, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे दिक्कत आती है। लेकिन वही बात है, एग्जैक्ट लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने बस सिंपल ये लिखा, ज्यादा टेंशन पालो ही मत। उन्होंने सिंपल ये लिखा है कि जब एस और आर दोनों वन होंगे तो आउटपुट क्या नजर आएगा, बस। तो आउटपुट ये नजर आएगा। तो उस टाइम अगर नॉट अलाउड ऑप्शन होता तो मैं नॉट अलाउड पे टिक ना लगाता, मेरे को इसी पे टिक लगाना है, क्यू इज इक्वल टू क्यू बार इज इक्वल टू वन, दैट इज व्हाट। इन्होंने तो सिंपल आउटपुट पूछा है भाई। अगर आपने दोनों को वन वन सेट कर दिया, है ना,
जब आपने एस और आर को 1 सेट कर दिया तो आउटपुट बताओ, बस ये क्वेश्चन है, सिंपल बात। अगर एस और आर दोनों 1 है तो आप मेरे को आउटपुट बताओ क्या आएगा, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आउटपुट तो आपको पता ही है क्या आना है, 1 आना है, दोनों दोनों 1 आएंगे, इनडिटरमिनेट वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके हाँ, और नॉट अलाउड ऑप्शन होता तो मैं नॉट अलाउड पे भी टिक नहीं लगाऊंगा, मैं इसी पे टिक लगाऊंगा। नॉट अलाउड क्यों बोलूं मैं? ठीक है, वो तो वही लॉजिकल बात है ना भाई, जो हम आगे हमारे को पता भी प्रॉब्लम महसूस करेंगे कि अब जब दोनों 1 हो जाएंगे, उसके बाद जब मैं दोनों को जीरो करूंगा, एस और आर दोनों 1 है, उसके बाद जब दोनों जीरो करूंगा तो फिर मैं रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, हम पता नहीं लगा पाते आउटपुट क्या आएगा एंड सो ऑन, तो एम्बिगुअस बात है एंड सो ऑन, वो सब हमारे को पता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पूछा है, मैंने कुछ इनपुट दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने आउटपुट पूछा है, तो जैसा पूछा आपको वैसे करना पड़ेगा। यही कन्फ्यूजन होती है गेट एग्जाम में, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और नेगेटिव नंबर हो जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, अब सीधा -0.66 मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने कुछ इसमें मतलब इनडिटरमिनेट पे टिक लगा दिया या नॉट अलाउड पे टिक लगा दिया एंड सो ऑन। क्यों फालतू सोचना है? ठीक है, जितना कहा गया आप उतना काम करो ना, उन्होंने लैंग्वेज में प्रॉपरली बोला है कि अगर एस और आर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, बस कोई इधर उधर मत करो बातों को। सिंपल बोला गया है, अगर ऐसा वाला दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, तो आप बता दो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो 1 आएगा दोनों, बस ठीक है। और अगर नॉर से इंप्लीमेंट किया होता तो दोनों 0 आ जाएंगे, बस एंड सो ऑन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी, कर लो इसको नोट डाउन। मन में थी बात तो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कर लिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस इधर। तो वो ये बात है ना, देख रहे हो मैं चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ तो कुछ कुछ नई नई बातें दिमाग में आती रहती है और मैं आपके साथ डिस्कस भी करता चला जाता हूँ। चलो ठीक है जी, तो मेन बात आपको समझ में आ चुकी है कि डी लैच हमने क्यों बनाया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक ही इनपुट दो ना, उसके हिसाब से हमारा आउटपुट उसी के हिसाब से हम लोग अपनी मेमोरी में स्टोर करवा पाए चीज़ों को, है ना। लैच इज जस्ट लाइक लॉकिंग ना, तो ये मतलब एक किस्म से मेमोरी की तरह स्टोर कर रहा है ना चीज़ों को। सब कुछ तो आपको पता ही है, मैंने ऐसा लैच में सारा बता रखा है। तो मेन बात क्या है कि मैं जब 1 डालूं तो मेरा 1 स्टोर हो जाए, 0 डालूं तो 0 स्टोर हो जाए, बस ये काम हमारा डी लैच के थ्रू हम कर पा रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये जैसे हमने गेटेड एस आर लैच की हेल्प से बनाया, तो यहाँ पे हम इनेबल पिन का चक्कर भी चाहते तो डाल सकते थे, है ना। तो मतलब आप यहाँ पे ले सकते हो कि एक इनेबल पिन भी हमने डाल दी, दिस इज योर इनेबल पिन ई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अच्छा चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, है ना। बेटर है कि मैं इसी चीज़ों को नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊँ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन पैदा होगा दिमाग में। आप इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं कहूँ कि डीलैच विद इनेबल पिन दिखाओ मेरे को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनेबल गेटेड एसआर लैच बनाऊंगा, ठीक है। गेटेड एसआर लैच बनाऊंगा, ये हो जाएगी हमारी इनेबल पिन, ये एस ये आर, एस को नोट करके आर में डाल दिया और इसको बोल दिया डी। ये तो हो गया एक्चुअल सर्किट, ठीक है। ये हो गया क्यू और ये हो गया क्यू बार। देख रहे हो मैं कितनी स्पीड से बनाता हूँ, आपको भी इतनी स्पीड से बनाने आने चाहिए सर्किट, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल व्यू देखोगे अगर आप, तो ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये हो गया बीच में इनेबल पिन, ठीक है। और यहाँ एस को हम नोट करके, इसको नोट करके इसमें डाल देंगे, इसका नाम रख देंगे डी। ओके, और ये क्यू हो जाएगा और ये क्यू बार हो जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी। और ये इनेबल पिन हमने यहाँ डाल रखे, तो इनेबल पिन के हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये देख लो भाई, ई और डी और क्यू, है ना, डी एन क्यू एन प्लस वन, और ये ई एन, तो ये जीरो तो ये जीरो, ये वन तो ये वन। ये कब होगा, जब इनेबल पिन हमारी 1 है। अगर इनेबल पिन हमारी 0 है तो डी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा आउटपुट क्यू एन रह जाएगा, मतलब जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा। और आई थिंक ये सब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब पहले से पता ही है, क्योंकि जब मेरी इनेबल पिन की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप यहीं पे चेक कर सकते हो। एसआर के हिसाब से देख लो ना, इस चीज को मारो गोली, बस इतने इतने सर्किट पे ध्यान लगाओ। ये तो एसआर है ना, ठीक है। लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आप चीजों को ढंग से समझ पाए। मेरे ख्याल से ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना। एसआर पढ़ लिया तो ये सब चीजें अब ट्रिवियल है आपके लिए। इनेबल पिन अगर मेरी 0 है, ये मेरा एस होता था, ये मेरा आर होता था, है ना, तो फिर मेरे को कोई मतलब ही नहीं होता था ना एस आर क्या आ रहा है और क्या नहीं हो रहा, है ना। ई अगर 0 है तो फिर हमारा क्यू एन रह जाता था एज इट इज। तो वही कहानी हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दी है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को। इसको थोड़ा और खोल के बताना है तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि डोंट केयर को हटा लो, डोंट केयर क्या बन सकते हैं, 0 या 1। तो अगर 0 भरोगे तो भी क्यू एन आएगा, 1 भरोगे तो भी क्यू एन आएगा, मतलब इन द सेंस में ये कहना चाहता हूँ, है ना। मैं इसी को ये चलो एक बार और बना लेते हैं, कोई बात। ई एन डी एन क्यू एन प्लस वन, तो 1 1 0 1 0 1, ये सब तो ठीक है एकदम। जैसे 0 होगा तो यहाँ 0 हुआ तो भी क्यू एन आएगा,
तो भी क्यू एन आएगा, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है तो भी क्यू एन आएगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि 0 या 1 कुछ भी भर लो डी एन की वैल्यू, इसलिए डोंट केयर हो गया ना, कुछ भी भर लो, आपके पास आउटपुट तो क्यू एन ही आना, दैट इज फॉर श्योर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, बहुत सिंपल काम है एकदम। ठीक है, तो डी लैच विद इनेबल पिन, ये चक्कर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनेबल पिन का फायदा ये है कि जब मेरी इनेबल पिन हमारी 1 होगी तभी हम ये डी इनपुट जो भी डालेंगे वो काम करेगा। अगर इनेबल पिन 0 होगी तो आप डी कुछ मर्जी डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आउटपुट नो चेंज रहेगा, है ना। तो आई थिंक याद आ रहा होगा सब, मैंने इनेबल पिन वाला चक्कर ऐसा लैच में भी बताया था, तो वही सब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फायदा यही है कि किसी सर्किट से कुछ आउटपुट्स आ रहे हैं और वो आउटपुट ने इसको जबरदस्ती डी को चेंज कर दिया, हम नहीं चाहते थे कि वो चेंज हो, बट आउटपुट चेंज हो जाएगा, या यू कैन से मेमोरी में कुछ और स्टोर हो जाएगा, तो वो सब हम चक्कर नहीं चाहते, इसलिए फिर हमने इनेबल पिन डाली हुई है। ठीक है, याद आ रहा है ना। कोई सर्किट है उससे आउटपुट्स आ रहे हैं, वो आउटपुट जो है वो डी लैच का इनपुट बन रहा है ना। यू कैन से, चलो मैं इधर दिखाता हूँ सर्किट को उठा के, ये कोई सर्किट होगा, यहाँ से आउटपुट आ रहा है जो डी में जा रहा है ना। तो अब सर्किट से कुछ और ऐसी आउटपुट आ गया कुछ भी, और वो डी को चेंज कर गया, और मेमोरी में हमारे पास मतलब जो डी 1 बिट मेमोरी सेल आई है, तो मेमोरी में कुछ और स्टोर हो गया, वो मैं चाहता ही नहीं था, है ना। तो इसलिए हमने इनेबल पिन डाल रखे ताकि हम इनेबल पिन को जीरो रखेंगे। ठीक है, जब इनेबल पिन को जीरो रखोगे तो सर्किट से कुछ भी आउटपुट आता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी में हमारा पास अपना जो डेटा था वो वही का रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इनेबल पिन को 1 करूंगा, उस टाइम पे जो भी सर्किट से आउटपुट आया होगा उस फिर वो इफेक्ट करेगा डी को, है ना। और डी को इफेक्ट करेगा तो फिर वही बात है, डी तो, मतलब देखो अगर इनेबल पिन मेरी 0 है तो सर्किट ने तो डी को इफेक्ट करना ही करना है ना। सर्किट डी को इफेक्ट करेगा लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होने वाला, आपको पता है। ये देखो भाई, इनेबल पिन अगर 0 है, डी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रखो, आउटपुट मेरा एज रहेगा जो पुराना आउटपुट था। ठीक है जी, लेकिन अब अगर मैंने इनेबल पिन को 1 कर दिया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्किट से जो भी कुछ आ रहा होगा उसके हिसाब से मेरा डी इफेक्ट होगा और आउटपुट भी इफेक्ट होगा। तो मतलब आउटपुट सिर्फ तभी इफेक्ट होगा जब इनेबल पिन मेरी 1 होगी, अगर इनेबल पिन 0 तो आउटपुट कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ आगे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ डीलैच। ट्रुथ टेबल कैसे बननी है भाई, देखो जो हमारा इनपुट्स हैं, देखो 2 इनपुट हैं, एक तो डी है और साथ में एक क्यू भी आ रहा है ना, तो डी और क्यू के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। सो डी एन क्यू एन क्यू एन प्लस 1। ट्रुथ टेबल हमने एस आर लैच की कैसे बनाई थी, एस एन आर एन क्यू एन, और फिर साथ हम क्यू एन प्लस 1 निकाला करते थे, तो वही कहानी है भाई, है ना। तो ट्रुथ टेबल मतलब जितने भी इनपुट्स हैं आपको वो सारे लेने पड़ेंगे, तो डी एन और क्यू एन 2 ही इनपुट्स हैं और आउटपुट हमारे पास क्यू एन प्लस 1 है। ठीक है जी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मेरे को क्यू एन से एक्चुअली मेरे को मतलब ही नहीं होता है ना, तो जैसा डी है वैसा क्यू एन प्लस 1 आएगा, एज इट इज हमारे को पता है, मतलब डी 0 है तो आउटपुट 0 आना ही आना है, 0 है तो 0 आना ही आना है, 1 है तो 1 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, बस सो सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी डी लैच की। मेरे ख्याल से कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि सब मैंने ऐसा लैच में आपको बता रखा है ना। ट्रुथ टेबल का मतलब आपको पता ही है, अभी जितने इनपुट्स हैं वो सारे ले लो और एक आउटपुट ले लो, जो भी आउटपुट हो रहा होगा। आउटपुट हमारे पास क्यू एन प्लस 1 है तो हमने वो ले लिया, और डी एन क्यू एन हमने इनपुट दे लिया, है ना। तो बस ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि फंक्शन टेबल इसकी मेन थी, जो हमने फंक्शन टेबल आपको, ये फंक्शन टेबल है, मतलब फंक्शन टेबल मतलब कैसे फंक्शन कर रहा है हमारा, है ना। ये इनेबल पिन के साथ मैंने आपको दिखाई है, तो ये ट्रुथ टेबल मैंने बिना इनेबल पिन के दिखा दिया। आप चाहो तो बीच में इनेबल पिन घुसा सकते हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनरली इनेबल पिन नहीं होती है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से दिखा रहे हैं सर्किट को। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं एसआर में आपको दिखा सकता हूँ। ये ट्रुथ टेबल मैंने आपको बना करके दिखा रखी है ना। ये देखो, ये रही ट्रुथ टेबल एस आर लैच की, है ना। एस एन आर एन क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, क्योंकि 3 इनपुट जा रहे हैं ना, एस आर लैच में 3 इनपुट थे, एस एन आर एन और क्यू एन, और उसके हिसाब से हम क्यू एन प्लस 1 डिसाइड करते थे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही इनपुट है, डी एन और क्यू एन। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्यू एन प्लस 1 डिसाइड कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो भाई, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मैंने जो पीछे आपको ये दिखाया था डी लैच, है ना, उसी के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें हमारे पास एक तो डी इनपुट है और एक ये क्यू जा रहा है इनपुट, है ना। तो 2 ही इनपुट है हमारे पास, एक डी है और एक क्यू है ना। अब फिर वही बात, क्यू बार मत बोल देना क्यू बार इनपुट अलग है, नहीं नहीं नहीं, आप इसको नोट करके दे सकते हो, इसे क्यू को नोट करो और यहाँ दे दो, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें मैंने बहुत बार आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर की हुई है। बार बार रिपीट करूंगा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 ही इनपुट है, बस मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए, और यही डी एन और क्यू एन, और उसके हिसाब से हमने क्यू एन प्लस 1 डिसाइड कर लिया। ठीक है जी, तो दिस इज योर ट्रुथ टेबल ऑफ डी लैच। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी लैच बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो भाई, चुपचाप से देखते चले जाओ, क्यू एन प्लस 1 क्या है भाई, जैसा डी है वैसा ही तो है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी जी,
Qn+1 that will be equal to Dn, that's it। याद आ रहा है ना, Qn+1 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, Qn+1 को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स दिखाना होता था। तो इनपुट दो हैं, Dn और Qn, तो आप बोलोगे एज ए फंक्शन ऑफ Dn, Qn दिखाना है तो दिखा दो, है ना। तो Qn+1 दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा m, है ना। हाँ जी, तो कौन सी है, 2 और 3, ठीक है, सिग्मा m 2, 3। अब चाहो तो के मैप बना करके सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन चलो 1 मिनट लगेगा। अब 2 वेरिएबल का के मैप भी चलो दिखा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपको, और कुछ नहीं। ऊपर मैं रख रहा हूँ Dn, नीचे मैं रख रहा हूँ Qn, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। हाँ जी, तो 0 1 ये 2 और 3 है ना, ये 2 का सेल बनेगा। तो सीधा आंसर अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, Dn आ रहा है एज इट इज। तो यहाँ से हम सीधा आंसर लिखेंगे Dn, ठीक है। नहीं तो आप कॉमन सेंस से ये भी देख सकते थे, Qn+1 यहाँ पे 1 है ना, तो इन दोनों को देखो भाई, तो D तो हमारा Dn तो हमारा 1 है ही है, Qn डोंट केयर, है ना, आई रियली डोंट केयर कि 0 हो या 1 हो, तो इसका मतलब फाइनली Qn+1 क्या होगा, Dn ही होगा, है ना। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो, लो Dn Qn बार प्लस में Dn Qn, यही बन के आएगा ना भाई। तो Dn कॉमन निकालो, Qn और Qn प्लस में Qn बार, वो उड़ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से घुमा फिरा करके क्या आंसर निकलेगा, Dn ही निकलेगा। तो जैसे आप चाहो वैसे, 1 लाख 1 तरीके हैं मेरे पास चीजों को एक्सप्लेन करने के। तो जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है आप वो फॉलो करो, बाकी को इग्नोर मारो, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो Qn+1 इज अ फंक्शन ऑफ Dn Qn, और ये हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेडी हो चुकी है डीएलएच की, दैट इज Qn+1 इज Dn ओनली। वेरी वेरी सिंपल। सब चीजें बहुत बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, काउंटर्स में आपको बड़ी परेशानी महसूस होगी इन सब चीज़ों से, इसलिए समझा रहा हूँ। ये ABCD चल रही है अभी, फिर वर्ड्स आएंगे, फिर सेंटेंसेस आएंगे, तो बड़ी परेशानी महसूस होगी आपको। अगर आपको ABCD समझ नहीं है तो वर्ड्स कहाँ से बनाओगे, वर्ड्स नहीं आएंगे तो सेंटेंसेस कहाँ से बनाओगे। तो वही सारी कहानी है ये सारी, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। तो ABCD चल रहा है अभी, ढंग से कर लो, ये सब चीज़ें काउंटर में बहुत यूज होंगे। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब स्टेट डायग्राम ऑफ डीलैच बहुत आसान है भाई। स्टेट देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, 1 बिट मेमोरी सेल है तो बिट वैल्यू कैन बी इधर 0 और 1, है ना। तो बना दो भाई। और डी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर आपने 0 सप्लाई किया तो यहीं पे ही आओगे, 1 सप्लाई किया तो इधर जाओगे, है ना। और यहाँ पे अगर 0 सप्लाई करोगे तो इधर आ जाओगे, 1 सप्लाई करोगे तो यहीं रह जाओगे। तो ऑटोमेटा टाइप ही बन गया एकदम, है ना। डी की वैल्यू है ना ये। नहीं तो हमने जब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको SR लैच का दिखाया था, तो वहां पे 2 वैल्यूज भरते थे हम, S और R की, है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1 हम अलाउड ही नहीं था, तो हमने 1 1 भर के आपको दिखाया नहीं था, 3 3 वैल्यूज दिखाई थी। यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज है, या तो 0 या 1। तो डी की देखो, 0 स्टेट पे हो, आपने डी की वैल्यू 0 सप्लाई कर दी, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 ही आनी, डेट इज फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, 0 स्टेट पे हो, आपने डी की वैल्यू 1 सप्लाई कर दी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगी, क्योंकि आपने डी की वैल्यू 1 भरी तो आउटपुट तो 1 आना ही आना, दैट इज फॉर श्योर, है ना। ऐसे ही 1 स्टेट पे खड़े हो, आपने इनपुट 1 कर दिया, डी की वैल्यू 1 दे दी, तो आउटपुट आपको पता है 1 आना ही आना है ना। और उसके बाद अगर आप 1 स्टेट पे खड़े हो, आपने डी की वैल्यू 0 सप्लाई कर दी, तो आपको 0 मिलना ही मिलना, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें कुछ भी नहीं था। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये सिंपल डी की वैल्यूज है, और ये स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट कैन बी इधर 0 और 1, और ये हमने डी की वैल्यू सप्लाई करे, और उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया बस। तो हमारे को प्रीवियस स्टेट से एक्चुअली यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता। न्यू स्टेट से हम जो इनपुट देंगे बस उसी के हिसाब से हमारी नई स्टेट आएगी। 0 इनपुट दोगे तो 0 स्टेट पे ही आओगे, डेट इज फॉर श्योर। चाहे आप 0 पे खड़े हो, चाहे आप 1 पे खड़े हो, देखो भाई, चाहे आप 0 पे खड़े हो तो 0 पे ही आए हो, और 1 पे खड़े थे 0 पढ़ के आप 0 पे ही आए हो। तो मतलब 0 पढ़ने पे आपको 0 स्टेट पे आना है, और 1 पढ़ने पे आपको 1 स्टेट पे ही आना है। देखो भाई, 0 स्टेट पे थे, 1 पढ़ा तो 1 पे आए, 1 पे खड़े थे आप, 1 पढ़ लिया तो 1 पे ही रह गए। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना। तो 0 पे कब आओगे, जब 0 पढ़ोगे, डेट्स इट। इनपुट इज 0 तो आउटपुट 0 आना ही आना है, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। मैं इसमें और ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। चलो, एक्साइटेशन टेबल ऑफ डीलैच बहुत आसानी से मैं बना करके दिखाऊंगा आपको, है ना। इसी चीज को मैं कॉपी करके ले आता हूँ, और फटाफट से बना करके दिखा दूंगा, ओके। तो इसी के हिसाब से हम बना सकते हैं। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता था भाई, Qn Qn+1, है ना। ये स्टेट्स रखते थे, और यहाँ पे हम अपना आउटपुट देखा करते थे, मतलब इनपुट लिया करते थे। उल्टा काम होता था, आउटपुट को इनपुट, इनपुट को आउटपुट बना के दिखाया करते थे। तो यहाँ पे होगा जी Dn। आप बोलो भाई 0 से 0, तो सीधी सी बात है भाई, Qn+1 के हिसाब से आपको चलना है। Qn+1 0 है तो Dn हमारा 0 रहेगा, है ना। 0 से 1 गए हो तो मतलब पक्की बात है 1 ही रहा होगा। 1 से 0 गए हो तो पक्की बात है 0 रहा होगा। 1 से 1 तो पक्की बात है 1 ही रहा होगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन टेबल होगी, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। प्रीवियस स्टेट से मेरा मतलब ही नहीं है ना भाई, जो नया स्टेट है उसके हिसाब से हम अपना डिसाइड करते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो भाई, 0 से 0 का मतलब क्या होगा, इनिशियल स्टेट 0 है और फाइनल भी 0 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो भी 0, इनिशियल स्टेट भी 0 है,
या प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही है, तो इनपुट क्या रहा होगा भाई, 0 रहा होगा। तो ये देखो भाई डी 0 रखा है। अच्छा 0 1, ये देखो भाई यहाँ 0 पे खड़े हो और 1 पे जाना है, तो इनपुट क्या रखोगे भाई, 1 रखोगे, तो ये मैंने 1 रख दिया। 1 पे खड़े हो 0 पे आना है, 1 पे खड़े हो 0 पे आना है, तो क्या रखोगे भाई, 0 रखोगे, ये मैंने 0 रखा है। 1 पे खड़े हो 1 पे आना है वापस ही, तो क्या रखोगे, इनपुट 1 रखोगे, तो वही 1 रखा हुआ है। आई थिंक समझ रहे होगे, एसआर में मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्साइटेशन टेबल समझाई थी, यहाँ पे आपको एकदम ट्रिवियल लग रही होगी। एक बार और देखना है तो ऐसे देख लो भाई, 0 पे आप खड़े हो, आपको वापस 0 पे ही आना है, यही मतलब हो ना इस चीज का। तो डी बताओ क्या रखोगे, ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 0 पे खड़े हो 0 पे वापस आना है, डी 0 रखोगे, तो वो 0 हमने रखा है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ये चीजें बहुत आसान है भाई, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे जब करूंगा। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई स्टूडेंट बता देगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा यू कैन से सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको डाउट होगा वो रिप्लाई जरूर करेंगे, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जब कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। अब बस एक वेव फॉर्म दिखा देता हूँ मैं आपको डीलैच से रिलेटेड, इनेबल पिन भी हमने यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इनिशियली हमने जो अपना आउटपुट माना हुआ था क्यू, है ना, वो हमारा चल रहा था, यू कैन से, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना होए। हाँ, वो 0 हमने माना हुआ था इनिशियली, ठीक है, 0 चल रहा था। और हमारी आंखें बंद रहेंगी ना, जब तक इनेबल पिन नहीं आएगी, जब तक इनेबल पिन 1 नहीं होगी, तब तक मेरी आंखें बंद है। अब यहाँ पे नो डाउट मैंने डी को 1 किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें खींच करके आपको कुछ नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे को पता है आउटपुट चेंज ही नहीं होना। ठीक है ना, आउटपुट चेंज ही नहीं होना, क्योंकि इनेबल पिन हमारी अभी 0 पड़ी होगी। इसलिए ये देख लो ना भाई, देखो इनेबल पिन यहाँ 0 पड़ी है कि नहीं, आराम से देखो, इनेबल पिन 0 है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप डी 0 भरो 1 भरो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है ना, हाँ जी। तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो अब हमने क्या किया, ये देखो। हम्म तो इनेबल पिन हमारी 0 थी, तो हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही इनेबल पिन मेरी 1 हुई, ये देखो भाई, यहाँ पे मेरी इनेबल पिन 1 है, इस पॉइंट पे, है ना, मैंने आपको बार बार प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। ये ऐसे 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 चल रहा है, टाइम चल रहा है ना ऐसे, हाँ जी। तो फिर फाइनली हमारे को ये देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनल वैल्यू ये होगी, क्योंकि हम ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो फाइनल वैल्यू ये होगी। इस पे देखो भाई, चेक करो, है ना, तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, 1 है, डी हमारा 1 है, तो आउटपुट पक्की बात है 1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से उसको 1 कर दिया। ठीक है, अब इस दौरान यहाँ तक मेरी नेबल पिन बन रही है, और यहाँ पे ये देख लो भाई आराम से, ये जो है हमारे पास, ये जो डी था वो भी बन ही रहा है, हमने उसको चेंज नहीं किया। तो ठीक है भाई, ये हमारा एस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये यहाँ पे मेरे को 0 कंसिडर करना चाहिए था, है ना, तो इनेबल पिन मेरी 0 हो चुकी है। तो जब इनेबल पिन मेरी 0 हो चुकी है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप आउटपुट कैसे रख रहे हो कैसे नहीं रख रहे हो। तो नो डाउट मैंने यहाँ पे आउटपुट को चेंज किया था, मैंने उसको कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि मेरी इनेबल पिन 0 चल रही है। अगर मेरी इनेबल पिन 0 चल रही है, तो बस मैं इसमें कोई वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आंखें बंद रहेंगी और आउटपुट हमारा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है जी, आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। हाँ जी, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे दोबारा इनेबल पिन बन हुई है, तो यहाँ पे चेक करो ना भाई, डी क्या है, 0 है, तो 0 है, तो मैं सीधी बात है 0 पे आ जाऊंगा। ठीक है, 0 पे आ गया। अच्छा जी, फिर ये चलता रहेगा एज इट इज। अब देख लो भाई, इस दौरान तक इनेबल पिन मेरी 1 थी, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना इनपुट चेंज ही नहीं किया, डी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जा करके मैंने डी चेंज किया है, लेकिन मेरे इनेबल पिन यहाँ पे 0, तो मेरे को उसको कंसिडर करना ही नहीं है। तो मैंने आपको बार बार समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, अपनी आंखें बंद रखो, जब इनेबल पिन 1 नजर आएगी तब आपको चेक करना है, उससे पहले आपको चेक नहीं करना। बस यहाँ चेक करो भाई, इनेबल पिन मेरी 1 नजर आई है, आउटपुट 1 था, तो मैंने, सॉरी, डी इनपुट 1 था, तो मैंने आउटपुट फटाफट से 1 कर लिया। अब आंखें बंद रखो अपनी, चलने दो, यहाँ पे जा करके देखना, यहाँ पे जा करके डी 0 आया था, तो मेरा एज इट इज 1 1 1 1 वही चलता रहा। जैसे ही मैंने डी को 0 देखा, इमीडिएटली मैंने, जैसे मैंने डी को 0 देखा, इमीडिएटली मैंने उस आउटपुट को 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब देखो, अब ये चलता रहेगा, है ना हमारी। अब मेन बात क्या है, देखो, अब इनेबल पिन परमानेंटली 1 चल रही है, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। इसलिए मैंने ये फ्लॉयड की बुक से उठा रहा हूँ मैं सारी चीजें, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाता है चीजों को। अब देखो भाई, इनेबल पिन इन्होंने लगातार 1 रख ली, तो रख ली तो ठीक है ना भाई, अब हम डी के हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, जैसा डी होगा वैसा वैसा चलते रहेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे डी इनेबल पिन मेरी 1 हुई थी, तो इमीडिएटली मैंने देखा डी क्या था, 0 था, तो मैंने 0 अपना लगा लिया, तो मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब आप देखो भी कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, जो ट्रांजिशन हो रही है, क्योंकि अब मेरी इनेबल पिन 1 है, तो जहाँ जहाँ ट्रांजिशन हो रही होगी वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखा भी जा करके, ये ट्रांजिशन हुई, ये 1 बना है, तो इमीडिएटली मैंने अपना आउटपुट 1 बना लिया। ठीक है, अब देखो भाई, फिर इधर आए, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ट्रांजिशन हुई है, यहाँ पे ये आउटपुट हमारा 0 आया है, सॉरी, इनपुट हमने 0 रखा है, तो इमीडिएटली मैंने अपना आउटपुट को 0 कर लिया। समझ रहे हो ना, मतलब ये प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये टाइम ऐसे चल रहा है, टाइम ऐसे चल रहा है।
ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती थी जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था। तो अब ये ऊपर चढ़ रही है एज, ये राइजिंग है और ये फॉलिंग है। ठीक है, तो अब ये देखो भाई, अब ये नीचे उतरी है ये, तो इसलिए मैंने ये फाइनल पॉइंट ये है, इसको कंसिडर करना है, ये जीरो मानना है, यहाँ पे वन मत मान के बैठ जाना, ये जीरो मान के चलना। क्योंकि आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, नैनो सेकंड के अंदर अंदर ये फटाफट से ये वन से जीरो हो चुकी है। तो फाइनली तो जीरो है ना भाई। फाइनली अगर डी जीरो है तो फिर मैं उसके हिसाब से अपना काम करूंगा, मेरा आउटपुट भी डी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अब इसको जीरो मत कंसिडर करना, इसको वन कंसिडर करना। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जीरो से वन ऊपर चढ़ गया। अगर डी मेरा इनपुट जीरो से वन ऊपर चढ़ गया, मतलब वन आ गया, तो मैं वन के हिसाब से अपना काम करूंगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास ये जीरो हुआ था, तो फिर मैंने इसको फटाफट जीरो कर दिया। अच्छा जी, अब देखो इनेबल पिन तुम्हारी वन ही है, इसको तो आप टेंशन मत लो, बस इसके हिसाब से लो, ट्रांजिशन दिखाओ। ये वन हुआ है, जैसे ही वन होगा तो इमीडिएटली मेरा आउटपुट भी वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो हुआ, जैसे ही जीरो हुआ तो मेरा आउटपुट भी जीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब एक बड़ी ब्यूटीफुल बात मैं आपको और समझाता हूँ। जब मेरी इनेबल पिन वन है ना भाई, जब मेरी इनेबल पिन वन है, यही फायदा है, यही फायदा है डीलैच का। जब मेरी इनेबल पिन वन है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, जब मेरी इनेबल पिन वन है, जैसा ये वेव फॉर्म था, जैसा ये वेव फॉर्म था, एज इट इज नीचे मैंने छापा हुआ है, देखो, एज इट इज, एज इट इज एकदम। ये देखो भाई, यहाँ से शुरू करना है इसको, ये देखो भाई, ये यहाँ से शुरू करके देखो, एज इट इज छपा हुआ है कि नहीं। ये फायदा है डीलैच का। ठीक है, तो जैसा होगा बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा, अगर इनेबल पिन मेरी वन चल रही है तो। ठीक है, तो ये फायदा है, जब इनेबल पिन वन चल रही होगी, जैसा डी होगा एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना आउटपुट में। लेकिन अगर इनेबल पिन जीरो है तो तुम्हारी आंखें बंद है। और जैसे इनेबल पिन वन हो रही होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो डी क्या था, जैसा डी होगा उसके हिसाब से अपना आउटपुट बदलते चले जाना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे देखो भाई, ये इनेबल पिन मेरी जीरो चल रही थी, यहाँ पे जो कुछ था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपना आउटपुट एज इट इज रखा है, नो चेंज। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखो ये वन हुआ था ना, इनेबल पिन यहाँ पे वन हुई थी ना, तो उसके हिसाब से मैंने देख लिया ये वन था, तो मैंने वन रख लिया। अब बस ये वन का वन लगातार चलता रहेगा जब तक मेरी दोबारा इनेबल पिन वन नहीं होती, क्योंकि फिर तो ये देखो, ये इनेबल पिन नो डाउट यहाँ तक वन रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डी को चेंज ही नहीं किया, तो मेरा एज इट इज वन आउटपुट चलता रहा। उसके बाद ये जीरो हो गई। अब जब इनेबल पिन जीरो, तो मेरी तो आंखें बंद रहनी रहनी है। यहाँ पे जो भी मैंने डी में चेंज करे, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखाया। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। इससे ज्यादा खोल करके कोई भी नहीं समझाएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से सारे वेवफॉर्म बना करके दिखा रखी है, और समझा भी दिया अच्छे से। मैं खुद बनाऊंगा तो वही बात है, मैंने आपको बताया था भी, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचती है मेरे से, वो लाइनें खींचूंगा उल्टी सीधी, और फिर आपको समझ नहीं आएगा, बेटर है कि किताब से मैं आपको चीजें सिखा दूं। और ये एकदम एग्जैक्ट है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा डी लैच में हम कैसे काम कर रहे हैं, और ये मैंने इनेबल पिन के साथ दिखाया है। अगर इनेबल पिन ना होती बीच में, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ ये समझ लो ना भाई, अगर इनेबल पिन के बिना क्वेश्चन आ गया, तो आप ये समझ लो ये है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो जैसा डी होगा ऐसे कॉपी पेस्ट मार देना क्यू में। ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो खैर थोड़ा आसान काम है, मैं फटाफट दिखा दूंगा आपको, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचे भी से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, ऐसे करके मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये मेरा डी था, तो आउटपुट मेरे को बता दो भाई कैसे होगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज। तो मैं अब कॉपी पेस्ट ना ऐसे मारता हूँ। अब देखो, अब मैं पेन टैब का फायदा उठाऊंगा, नहीं तो मेरे से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होंगी, तो बेटर है मैं इसको कॉपी करके, उप्स, चलो पेस्ट कर दिया। हाँ, ये देखो भाई, एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया जी क्यू। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, जैसा है बिल्कुल वैसे इट इज बना दिया। ठीक है, तो ये सारा चीजें एक्चुअली थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, एक्चुअली थोड़ा सा डिले भी आएगा, एकदम चेंज नहीं होता आउटपुट। तो वो सारी बातें हमने आगे करनी है, अभी मैं सारा कुछ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ा रहा हूँ, क्लॉक का कंसेप्ट बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा आपको, उसके बाद थोड़ा सा डिले का कंसेप्ट भी बीच में घुसाऊंगा, और फिर क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए आपके लिए जितना मैंने अब तक आपको बताया है, जितनी आपको नॉलेज है, उसके हिसाब से आप ऐसे चलाओगे, जैसा डी होगा ऐसी कॉपी पेस्ट मार देना क्यू में। ठीक है, और ये थ्योरेटिकली है, ये सब कुछ थ्योरी है। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क आता है, डिले आएगा ही आएगा, क्योंकि गेट्स हैं, गेट में कुछ ना कुछ डिले तो होगा ही। एकदम इमीडिएटली थोड़ी सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वो सारी बातें हम आराम से प्रैक्टिकली जब देख रहे होंगे तब बात करेंगे। अभी जब क्लॉक का कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, फ्लिप फ्लॉप्स में हम डीप में घुस जाएंगे, उसके बाद वो सारी कहानी करूंगा, सेटअप टाइम, है ना, होल्ड टाइम, ये सब चीजें मैंने आपको बतानी है, वहां पे सारा और डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, डेट्स इट। तो इतने रखते हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डी लैच का कंसेप्ट है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम थोड़ी और बातें करेंगे, और चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो
तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से पेटीएम या जो भी है आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो। वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।